तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 22 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी पंचायतों में 15 नवंबर से किसान चौपाल लगाए जाएंगे। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से रबी माह अभियान 2022 का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान चौपाल के द्वारा बिहार के सभी किसानों को कृषि विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दूं कि किसान चौपाल के दौरान किसानों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जाएगा और कृषि से संबंधित कई तरह की बातें बताई जाएगी। साथ ही साथ किसानों को जैविक खेती के बारे में भी बताया जाएगा और कृषि में तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। इस चौपाल के माध्यम से बिहार के किसानों को पुआल नहीं जलाने और फिर इससे खाद बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन एवं खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में 28 अक्टूबर से छठ महापर्व शुरू होने वाला है। इसको लेकर के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पटना, नालंदा यानी कि सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा छठ घाट का निर्माण भी कराया जा रहा है ताकि छठ मनाने में किसी तरह की परेशानी न हो। खबर के अनुसार 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। इस दौरान व्रती 36 घंटों का निर्जला उपवास रखते हैं। साथ ही साथ डूबते हुए और फिर उगते हुए सूर्य का अर्घ्य देते हैं। इस साल 28 अक्टूबर से छठ की शुरुआत होगी। आपको बता दूं कि 28 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ छठ व्रत की शुरुआत होगी। वहीं 29 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। जबकि 30 अक्टूबर को छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। वहीं 31 अक्टूबर को छठ व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके साथ ही बिहार में इस छठ महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। बिहार में इस छठ पर्व को लेकर के अभी से ही तैयारी चल रही है। छठ करने की चाहत रखने वाले लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से पूरे देश के लोग परेशान हैं। बिहार का भी कुछ वैसा ही हाल है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से सीधे बजट पर प्रभाव पड़ता है। वहीं बिहार के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है तो फिर कई जिलों में दाम घटे हैं। वहीं 6 जिलों में तेल के दाम स्थिर हैं। ये आज की बात है। तेल कंपनियों ने बिहार के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा भी नहीं किया है। इन जिलों में त्यौहार के इस महीने में आपको थोड़ा राहत मिलेगा। मुजफ्फरपुर, कटिहार, नालंदा, नवादा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज समेत कुछ शहरों में तेल के दाम घटे हैं। वहीं अररिया, बेगूसराय, अरवल, भोजपुर, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, रोहतास, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आपको बता दूं कि बेगूसराय और किशनगंज जिला में तेल के दाम आज बढ़े हैं। राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107 रुपये 24 पैसे और फिर डीजल 94 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दोस्तों बात करेंगे कि लोन लेने में पूर्वी बिहार के लोग आगे हैं। पूर्वी बिहार में लोग कर्ज लेने के लिए सबसे आगे हैं। नतीजतन पूर्वी बिहार का साख जमा अनुपात राज्य के औसतन से अधिक है। बिहार का साख जमा अनुपात CD 50% है, जबकि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार का यह अनुपात 60% से अधिक है। इसमें सबसे अधिक CD अनुपात पूर्णिया का 80.55% है, जो न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय औसत 78% से भी अधिक है। वही मुंगेर, नालंदा, भोजपुर, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद और सारण के लोग लोन लेने में बिहार के औसत से काफ़ी पीछे हैं। पूर्वी बिहार का NPA राज्य के NPA 11.50% से कम है। पूर्वी बिहार में बैंकों ने प्राथमिक सेक्टर में जरूरत के हिसाब से लोन दिए हैं। पूर्वी बिहार के लोगों को अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक लोन योजना का भी लाभ मिलता है। इस योजना के तहत 30 जून 2022 तक पूर्णिया में 64 करोड़, अररिया में 92 करोड़, किशनगंज में 60 करोड़ और कटिहार में 47 करोड़ बतौर लोन बांटे गए हैं। जबकि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 3100 करोड़ लोन बांटे जाएंगे।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साल 2023 में आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब परीक्षार्थी आगामी 28 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विलंब शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 के फरवरी महीने में होने की उम्मीद है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कहना है कि अभी तक कई परीक्षार्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जहां उनके लिए बोर्ड की ओर से विशेष मौका दिया जा रहा है। बोर्ड द्वारा पूर्व में 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ कारणवश कई परीक्षार्थी अब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। यह साथ ही साथ कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरने के बाद शुल्क भी जमा नहीं किया है, जब बोर्ड द्वारा सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षार्थियों को मूल पंजीयन कार्ड में संशोधन करने के भी एक अवसर प्रदान किया है। जब बोर्ड ने आग्रह किया है कि परीक्षार्थी की पंजीयन कार्ड में किसी तरह की गलती रह गई है तो फिर उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी कि सुधार कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बेरोजगारी दर में बिहार इस साल 6ठे नंबर पर पाया गया है। जब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने अपने सितंबर महीने की जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बिहार 6ठे स्थान पर है। जहाँ CMIE के जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। यहाँ की बेरोजगारी दर 23.8% रिकॉर्ड की गई है। CMIE के आंकड़ों में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में है, तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर की बात करें तो यहाँ 23.2% है। वहीं 22.9% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा तीसरे नंबर पर है। देश में इस मामले में चौथे स्थान पर त्रिपुरा है, जहाँ पर यह दर 17% बताया गया है। वहीं 5वें स्थान पर झारखंड है, जहाँ बेरोजगारी दर 12.2% बताया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार सरकार की सौर क्रांति सोलर सिंचाई योजना के जरिए किसानों की आय का बड़ा हिस्सा बच सकता है। इस योजना का परिचालन नवीन ऊर्जा विभाग के जरिए किया जा रहा है। जब बिहार के किसानों को नए तरीके अपना करके ऊर्जा और संसाधन बचत के लिए सरकार प्रेरित कर रही है। इस योजना के जरिए किसानों को खेती में सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए कुल लागत मूल्य के 75% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और फिर हरित और नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जब भूमि की अधिकतम सीमा 5 एकड़ रखी गई है। जिन किसानों के खेत में 4 इंच की बोरिंग उपलब्ध होगी, उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा। योजना में सोलर पंप उपलब्ध करवाने के कुल खर्च में 25% हिस्सा किसान को देना होगा। बिहार सौर क्रांति सोलर सिंचाई योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बिहार नवीन ऊर्जा विभाग की वेबसाइट के जरिए आवेदन किया जा सकता है। विभाग की वेबसाइट BREDA.BIS.NIC.in पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उपलब्ध है। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा है कि बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा की गई है, लेकिन नीतीश सरकार इसके लिए पैसे कहां से लाएगी। जब कहा गया था कि बिहार में 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, तो फिर उसका मजाक उड़ाया गया था। मंत्री RK सिंह ने कहा है कि बिहार को विकसित बनाने के लिए हम अधिक से अधिक काम करेंगे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से कोई कमी रहने नहीं दी जाएगी। उन्होंने पावर ग्रिड के CFR फंड से बिहार में किए गए कार्यों की विस्तार से चर्चा की है। लोगों की शिकायत पर उन्होंने कहा कि वे बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के आ रही शिकायतों की जाँच के लिए दिल्ली से टीम भेजेगी। इसमें अगर किसी का अधिक पैसा लगा होगा तो फिर वे रिफंड करवाने में भी व्यवस्था करेंगे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं। एक समय था जब मैंने उन्हें बहुत मान प्रतिष्ठा दी, लेकिन अब वे मेरा अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार अब भी NDA के संपर्क में हैं और राज्यसभा सांसद हरिवंश के जरिए भाजपा से समझौता कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि राज्यसभा में बिल पास करने के लिए CM अपने दल के व्यक्ति को लगाए हुए हैं। वे बिहार में गठबंधन बना करके जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग हुई तो फिर वे फिर से उस पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं, यानी कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा सकते हैं। ये कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार हमें BJP का B टीम बताते हैं। BJP का B टीम कौन है ये जनता को पता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार BJP के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वे ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने BJP के साथ रास्ता खुला रखा है। वे BJP के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। हमने BJP के खिलाफ लड़ करके उन्हें बंगाल में हराया है।
दोस्तों बड़ी खबर किशनगंज जिला से है, जहां भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी जिला खनन पदाधिकारी बीना कुमारी को उनके पद से हटा करके मुख्यालय में योगदान का निर्देश दे दिया है। जानकारी मिल रही है कि पदाधिकारी पर पुलिस के द्वारा जब्त गिट्टी लदे ट्रक को पैसे लेकर के छुड़ाने का आरोप लगा था। जिला खनन पदाधिकारी बीना कुमारी ने गलगलिया थाना पुलिस के द्वारा जब्त गिट्टी लदे ट्रक को छुड़ाने का आदेश दिया था। दरअसल गलगलिया थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चेक पोस्ट पर गिट्टी लदा ट्रक जब्त किया था, जिसकी शिकायत स्थानीय ठाकुरगंज निवासी अभय कुमार के द्वारा डीएम श्रीकांत शास्त्री से की गई थी और कार्रवाई की मांग की गई थी। जांच के बाद मामले को सही पाया गया और फिर डीएम श्रीकांत शास्त्री के द्वारा खनन एवं भूतत्व विभाग से कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चक्रवात के असर से बिहार के पूर्णिया, बेगूसराय, सुपौल समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। खबर के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के प्रभाव से 25 और 26 अक्टूबर को पूर्वी और उत्तरी बिहार के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है और लोगों को हल्की बारिश का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बन रहा है, जिसे रविवार देर रात तट पर पहुंचने की आशंका है। हालांकि इसका ज्यादा असर बिहार में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार के कुछ जिलों में 2 से 3 दिन तक हवाएं चलेगी और हल्की बूंदाबांदी होगी। जब वहीं ओडिशा में इस चक्रवात का असर देखने को मिल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ओडिशा सरकार ने 23 से 25 अक्टूबर के बीच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दी है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बात की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरक्षण को लेकर के हम लोग पहले से ही काम कर रहे थे। जब कोर्ट का जो फैसला आया है उसे लेकर के हम लोग पहले से ही लगे हुए थे। जब पिछड़ों में ही अति पिछड़ों का आरक्षण सरकार दे रही थी, जब पिछड़े समाज के लोगों को उचित भागीदारी मिले, ये हमारी पहले से ही सोच है। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुद को इस सवाल से किनारा कर लिया। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर नियुक्ति पत्र बांटा गया है। जहां इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज कई लोगों को नौकरी दिए जाएंगे। जहां हमारी सरकार बनने के साथ ही जो वादा किया गया था उसे पूरा करने की दिशा में ये कदम है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सुपौल जिला निवासियों को अब अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए राजधानी पटना या फिर दरभंगा का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब सुपौल के डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया है। इस पासपोर्ट सेवा केंद्र को पहले दिन से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही ये बिहार का पहला ऐसा केंद्र है जिसे पहले दिन से ही ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सुपौल जिलावासी यहाँ से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चों के वीडियो अक्सर धमाल मचाते नजर आते हैं। इन बच्चों की मजेदार हरकतें, टैलेंट और दिल छू लेने वाली बातें यूजर्स के दिल में उतर जाती है। वहीं कुछ बच्चों के वीडियो लोगों को कुछ ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ऑनलाइन एक बच्चे का वीडियो लोगों को खूब मनोरंजन कर रहा है। ये बच्चा एक क्लास में मौजूद होता है और उसके पीछे अन्य बच्चे भी बैठे वीडियो में नजर आ रहे होते हैं। ये बच्चा पूरे जोश में एक साथ अपने हम उम्र बच्चों को पढ़ा रहा होता है, जो देखने में काफी दिलचस्प लगता है। वीडियो में ये लड़का बच्चों को हिंदी पढ़ाता नजर आ रहा है। वीडियो में आपने देखा कि ये छोटा लड़का कैसे पूरी क्लास को पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा है और इसका बताया हुआ अन्य छात्र कैसे रिपीट कर रहे हैं। ट्विटर पर ये वीडियो वायरल हो गया है और इसके जोरदार कंटेंट की वजह से यूजर्स इस वीडियो को अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, जिससे ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यहाँ इस बच्चे के जोश को देख करके यूजर्स यही बोल रहे हैं कि ये बड़ा होकर के बढ़िया अधिकारी या फिर टीचर जरूर बनेगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में दीपावली और छठ को लेकर के बिजली विभाग ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। जी हाँ, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का कहना है कि दीपावली और छठ के लिए बिजली का पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सारे इंतजाम किए गए हैं। बिजली नहीं कटेगी, लोगों को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होती रहेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लोगों को दीपावली और छठ में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। दीपावली के समय बिजली की खपत काफ़ी बढ़ जाती है और उसी को देखते हुए बिजली विभाग ने इस बार भी विशेष इंतजाम किए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिहार में बिजली की डिमांड गर्मी के समय
6500 मेगावाट के आसपास रहता है। दुर्गा पूजा के समय भी विभाग ने लोगों को निर्बाध बिजली मिले ऐसी व्यवस्था की थी। जहां अब दीपावली के दिन डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है, उसको लेकर के विभाग ने तैयारियां की है। दोस्तों बात करेंगे कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रुपये के लगातार गिरावट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि नोटबंदी जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव किडनी की समस्या के इलाज के लिए सिंगापुर में है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से बहुत कमजोर है, सबसे कमजोर है। डॉलर के मुकाबले रुपये बुरी तरीके से टूट करके पहली बार 83 के पार पहुंचा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रातों रात नोटबंदी करके देश और फिर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले गिरते रुपये पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर तो वे कभी बोलते ही नहीं हैं। लालू प्रसाद के ट्वीट पर भाजपा ओबीसी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि सिंगापुर पहुंचने के बाद लालू जी डॉलर को ज्यादा समझ रहे हैं। यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कर रही है। ये बिहार की एक पूर्व मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की समझ से परे है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में डेंगू के मामले बेकाबू होते जा रहे हैं। या दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू के मामले की ट्रैकिंग के लिए मुकम्मल इंतजाम अब तक नहीं किए जा सके हैं। डेंगू की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जिलों को डेंगू जांच के लिए सैंपल पटना नहीं भेजना होगा। इधर हालात का ज्यादा लेने के लिए केंद्रीय टीम बिहार पहुंच चुकी है। डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट चौंकाने वाली है, क्योंकि इसमें केवल सरकारी स्तर पर होने वाले इलाइजा टेस्ट के आंकड़े ही शामिल किए जा रहे हैं। इसके मुताबिक ज्यादातर जिलों में रोजाना 1 से 2 मरीज ही बताए जा रहे हैं, जबकि निजी जांच केंद्र चलाने वालों की माने तो फिर हर दिन हर शहर में औसतन 50 से 100 नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। जहां दरअसल डेंगू के ज्यादातर जांच लोग निजी केंद्र पर रैपिड किट से करा रहे हैं। डेंगू की जांच के लिए सैंपल का इतना अधिक दबाव है कि इलाइजा टेस्ट की रिपोर्ट मिलने में वक्त लग रहा है। खास करके जिलों से ये समस्या अधिक है। जिलों से अब तक सैंपल में जांच के लिए पटना भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने में 3-4 दिन या फिर इससे अभी अधिक वक्त लग जा रहा है। इसीलिए लोग निजी जांच केंद्र में जाने को मजबूर हैं। बिहार के ज्यादातर शहरों में कोई ऐसी गली नहीं बची है जहां डेंगू का एक मरीज नहीं हो। जिला और राज्य स्तर पर डेंगू संक्रमण को लेकर के अलग अलग आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए राज्य स्तर पर गुरुवार को बताया गया है कि बिहार में कुल 433 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पटना जिले में सबसे ज्यादा 302 मामले हैं। दूसरी तरफ गुरुवार को अकेले पटना में जिला स्तर जारी रिपोर्ट के मुताबिक 674 मरीज मिलने की बात कही गई है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रिपोर्ट एक साथ संकलित करने के बजाय अलग अलग रिपोर्ट आ रहा है। दरअसल ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये रिपोर्ट एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार लाख प्रयास कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही है ताकि सभी साक्षर हो सके, यानी कि पढ़ लिख सके, कोई भी अशिक्षित ना रहे। जहाँ स्कूलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, जहाँ फिर भी कुछ लोग इस पर पलीता लगाने से नहीं चूक रहे हैं। बिहार के जमुई के झाझा शहर में कुछ ऐसा ही तस्वीर सामने आई है जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। वीडियो जमुई के झाझा शहर के एक सरकारी स्कूल का है, जहाँ स्कूल में पढ़ने आए बच्चे से शिक्षक अपनी बाइक धुलवा रहे थे। जब बच्चों की ओर से बाइक धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो 2 दिन पूर्व का बताया जाता है। जमुई के झाझा शहर के सरकारी स्कूल सोहजना उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्रों को स्कूल में किस तरह शिक्षा प्रदान की जाती है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में झाझा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय सोहजना स्कूल का एक वीडियो सामने आया है, जो बच्चों से बाइक धुलवाया जा रहा है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार सरकार ने पढ़ाई से दूर बच्चों की पहचान करके उन्हें फिर से स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए सर्वेक्षण कराने की योजना बनाई है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान स्कूलों से बाहर रहने वाले या फिर बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ चुके 6 से 18 साल के बच्चों की खोज की जाएगी। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का ये अभियान नवंबर के पहले ही सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य वैसे बच्चों का पहचान करना है जो आर्थिक तंगी, अभिभावक के नहीं होने यानी कि माता पिता के नहीं होने, पढ़ाई में
मन नहीं लगाने या फिर अन्य तमाम कारणों से स्कूल से दूर हो गए हैं। इस अभियान के करीब 3 से 4 सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। इस दौरान करीब सभी घरों में दस्तक दी जाएगी। यह अभियान को संयोजन करने का जिम्मा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है, जबकि इसमें हेडमास्टर, शिक्षक से लेकर के जिला और फिर प्रखंडों के तमाम शिक्षा अधिकारी काम करेंगे। यह साथ ही समाज के लोगों की भी मदद ली जाएगी। इन बच्चों का नामांकन उनके उम्र के मुताबिक किया जाएगा। जैसे कि 10 साल का बच्चा मिला तो फिर उसको कक्षा 4 में दाखिला होगा। ऐसे सभी बच्चों की समझ के स्तर को आंका जाएगा और फिर उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए उम्र सापेक्ष कक्षा के लायक बनाया जाएगा। जहाँ समाज के लोग भी आकर के नोडल स्कूल में ऐसे बच्चों की जानकारी दे सकेंगे जो स्कूल से बाहर हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में लगातार मौसम बदल रहा है। मानसून फिलहाल बिहार में पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, जब बिहार में बारिश पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बिहार में इस दौरान हल्की ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण सुबह और शाम के समय मौसम सुहाना बना हुआ है। साथ ही लोगों को ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में फिलहाल मौसम शुष्क बना होगा। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, जब मौसम के शुष्क रहने की संभावना अगले 5 दिन तक है। जब मौसम विभाग के अनुमान बिहार में फिलहाल पछुआ और फिर उत्तर पछुआ हवाएं चल रही है, जिनकी रफ्तार लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसके कारण बिहार का मौसम अगले कुछ दिनों तक शुष्क बना रहेगा। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के बक्सर और बेगूसराय के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जब बिहार सरकार इन दोनों जिलों में नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही है। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 1030 करोड़ की लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। एक तरफ से कहा जाए तो फिर दोनों जिलों में 515 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ताजा अपडेट के अनुसार पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव संयुक्त रूप से ऑनलाइन इस कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दूं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम लोगों की सोच है कि बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में बंधक बनाए गए शेखपुरा के 11 नाबालिग बच्चों को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया गया है, जहां इसे वापस घर लाया जा रहा है। जहां शेखपुरा के जिला पदाधिकारी ने बताया है कि बारामूला जिले के जिला पदाधिकारी से बात की थी। जिला पदाधिकारी बारामूला ने बताया था कि सभी बच्चों को रिकवर कर लिया गया है और उन्हें सुरक्षित प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है। आपको बता दूं कि केडीबी लाइव ने नाबालिग बच्चों को बंधक बनाए जाने की खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई। केडीबी लाइव की खबर का असर है कि इन बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बिहार के शेखपुरा में 11 नाबालिग बच्चों को काम दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया था। सभी बच्चों को शेखपुरा के पानापुर से कश्मीर ले जाया गया, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया। परिवार वालों के फोन पर फिरौती की डिमांड की जा रही थी। इस मामले में आशंकित परिजनों ने शेखपुरा डीएम सावन कुमार से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपा था। बंधक बनाए गए सभी नाबालिग को पैसे का लालच देकर के काम करवाने के लिए जम्मू कश्मीर ले जाया गया था। दोस्तों, बात करेंगे कि चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने और भाजपा के साथ जाने के दावे का भाजपा ने जोरदार खंडन किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार को भाजपा कभी भी साथ नहीं रखेगी। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि अब भाजपा नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएगी, हम किसी भी परिस्थिति में उनको साथ नहीं रखेंगे। और उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि प्रशांत किशोर रात को नीतीश कुमार से मिलते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले जन सुराज अभियान यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के पास जा सकती है, यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। भाजपा के साथ जाने के लिए उन्होंने अपने एक खास नेता को इस काम में लगाकर रिजर्व रखा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल पास करने के लिए अपने दल का व्यक्तित्व लगाए हुए हैं और फिर बिहार में गठबंधन बनाकर के बिहार की जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इधर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रशांत किशोर के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अब नीतीश कुमार कितना भी भाजपा के सामने ना कर रगड़ ले, अब भाजपा उनको स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना में सुबह सुबह
ग्राम रक्षा दल के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास का घेराव कर लिया। जब सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी आवास के पास पहुंच गए। मौके पर पुलिस भी मौजूद है, जो प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हट रहे हैं। यह रक्षा दल के सैकड़ों लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। जब प्रदर्शनकारी वहीं पर धरना पर बैठ गए, स्थिति को गंभीर होता देख करके पुलिस को बुलाना पड़ा, जब प्रदर्शनकारी उठने को तैयार नहीं है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के दो प्रमुख त्यौहार दीपावली और छठ इस बार महीने के अंतिम सप्ताह में है। 24 तारीख को दीपावली और फिर तुरंत छठ पूजा, जहां महीने में तीन त्यौहार होने की वजह से खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी 10 दिन पहले देने का फैसला किया है। जब महीने के अंत में पैसे की तंगी होती है, सरकार के 10 दिन पहले वेतन देने का फैसला बिहार सरकार के कर्मचारियों के दीपावली गिफ्ट से कम नहीं है। या दशहरा के पहले भी सरकार ने कर्मचारियों के हित में त्यौहार के पहले वेतन का भुगतान का निर्देश दिया था। इधर बिहार के नियोजित शिक्षक दशहरे के बाद अब दीपावली भी अंधेरे में ही मनाने के लिए मजबूर हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद बिना वेतन दशहरा और इनकी उधार पर दीपावली निकलने की स्थिति बन गई है। यही वजह है कि नीरस दशहरा के बाद अब दीपावली का भी उल्लास इनके चेहरे पर नहीं है। जब बिहार में सरकारी कर्मचारियों को 20 तारीख को वेतन देने के फैसले पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि पिछले 2-3 सालों से कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण इस त्यौहार का आयोजन फीका रहता है। इस बार सरकारी अधिकारी और फिर कर्मचारी इन पर्वों को हर्षोल्लास और आनंद पूर्वक मना सके। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को त्यौहार के पूर्व वेतन का भुगतान होगा। वहीं नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर उसमें भारी असंतोष है। शिक्षकों का कहना है कि दुर्गा पूजा पर हमें वेतन नहीं मिला, अब दीपावली और छठ भी नजदीक आ रहा है, लेकिन हमें वेतन नहीं मिला है। जब बिहार के नए शिक्षा मंत्री ने वेतन और बकाया भुगतान को नई सरकार का तोहफा बताया था, लेकिन वे तोहफा हमें अब तक नहीं मिला है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में डेंगू के बढ़ते संक्रमण और बिगड़ते हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम बिहार पहुंच गई है। डेंगू के मामलों की समीक्षा के लिए बिहार आई 4 सदस्यीय टीम ने राजगीर और नालंदा जिले में कुछ अस्पतालों का दौरा किया। यहां डेंगू से निपटने के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। कुछ अस्पतालों का मुआयना करने के बाद टीम पटना लौट आई है और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाकर के डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में ही रोजाना 400 से 500 तक नए मरीज मिलने लगे हैं, जब पटना हॉट स्पॉट बन गया है। दिल्ली से पटना पहुंची 4 सदस्यीय टीम राजधानी पटना की 5 हॉट स्पॉट का मुआयना भी कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बीते रविवार को राजधानी पटना में वीआईपी ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस में हुई लूटपाट के बाद रेलवे और फिर बिहार सरकार की नींद टूटी है। अब दोनों ने मिलकर के बड़ा निर्णय लिया है। अब सभी मेल एक्सप्रेस वीआईपी प्रीमियम ट्रेन में आरपीएफ या फिर जीआरपी की एस्कॉर्ट पार्टी रहेगी। दरअसल बीते रविवार को दिल्ली से कोलकाता जाने वाली वीआईपी ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस में अपराधियों ने जम करके लूटपाट मचाई थी। दुरंतो एक्सप्रेस जैसे ही पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर खुली, तो फिर उसके कुछ ही देर बाद ट्रेन की बोगियों में 20 से अधिक हथियारबंद लोग सवार हो गए और यात्रियों को लूटने लगे। जिसके बाद अब इस तरह की घटना को देखते हुए बिहार सरकार गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में गृह विभाग, रेल प्रशासन, आरपीएफ और जीआरपी की अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के पटना जिले में एक टीचर को बच्चे को पीटना भारी पड़ गया। दरअसल अपने बेटे की पिटाई से नाराज मां स्कूल पहुंच गई और वहां जाकर के उसने शिक्षक की चप्पल से जमकर की धुनाई कर दी। वहीं अब इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। जानकारी के मुताबिक मामला पटना जिले के दानापुर इलाके के केंद्रीय विद्यालय का है। ये मामला तब सामने आया जब इस वारदात का वीडियो वायरल हुआ। जब वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से महिला शिक्षक की चप्पल से पिटाई कर रही है। इस मामले में शिक्षक संजय कुमार ने कहा है कि स्कूल में 2 छात्रों के बीच विवाद और मारपीट हो गई थी। इसमें एक उनका बेटा भी था। इसके बाद छात्र युवराज की मां विनीता स्कूल में अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर आई और फिर शिक्षकों के साथ गाली गलौज करने लगी। यह महिला के पास मौजूद शिक्षकों ने उन्हें समझाया कि ऐसा मत कीजिए, पर वे चप्पल और फिर थप्पड़ों से शिक्षकों की पिटाई कर दी।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के भागलपुर जिला के अंतर्गत पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन कुमार इन दिनों सुर्खियों में हैं। ललन कुमार एक तरफ जहां देवी देवताओं पर दिए गए अपने विवादित बयानों से घिरे हैं, वहीं उन्होंने श्राद्ध भोज का विरोध भी किया है। जब कुछ दिन पहले ही ललन कुमार ने श्राद्ध भोज को गलत बता करके इसे न ही आयोजित करने और फिर न ही कहीं जाकर के खाने का प्रण लिया था, लेकिन अपनी मां की 13वीं पर जब उनके यहाँ भारी संख्या में लोग जुटे और फिर भोजन किया तो फिर सोशल मीडिया पर इसे लेकर के तरह तरह के सवाल उठने लगे। दरअसल भागलपुर के पीरपैंती से भाजपा के विधायक ललन पासवान हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने मां को खोया, यानी कि उनकी मां के निधन हो गया। जब निधन होने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर के ये बयान दिया है कि वे मृत्यु के बाद होने वाला श्राद्ध भोज आयोजित नहीं करेंगे। ललन कुमार पासवान ने इस परंपरा को गलत बताया और कहा है कि उन्होंने प्रण लिया है कि वे ना तो किसी तरह का श्राद्ध भोज आयोजित करेंगे और न ही किसी के श्राद्ध भोज में खुद जाकर के भोजन करेंगे। ललन कुमार पासवान के इस बयान के बाद अलग अलग तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर शुरू हुई है। इस बयान की एक कड़ी पर ललन कुमार को विरोध का भी सामना करना पड़ा है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में निकाय चुनाव को लेकर के घमासान जारी है। बुधवार को कोर्ट में बिहार सरकार बैकफुट पर आ गई। जब पहले से ही चुनाव स्थगित होने पर नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही थी, जब सरकार ने कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए रिव्यू पिटीशन दिया था, अब तुरंत ही आयोग का गठन कर लिया गया है। इसे लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। जब वहीं आयोग बनाने के बाद कांग्रेस का भी दर्द झलक रहा है। जहाँ आयोग बनने के बाद पार्टियों की तरफ से कई बयान आए हैं, इसमें महागठबंधन में भी नाराजगी दिख रही है। वहीं बीजेपी ने उसी पर चुटकी ली है। अति पिछड़ा आयोग के गठन के बाद महागठबंधन में शामिल पार्टी कांग्रेस को इस फैसले से मलाल है। आयोग में कांग्रेस का एक भी नेता सदस्य में नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि अति पिछड़ा आयोग में 5 सदस्यीय कमेटी बनी है। इसमें 3 जेडीयू से हैं, 2 आरजेडी से हैं। इसमें एक कांग्रेस से भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तिवारी ने कहा है कि ऐसा हुआ भी तो फिर कोई बात नहीं है, जरूरी यह है कि रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए, बिल्कुल न्याय संगत रिपोर्ट आनी चाहिए, जिससे ये साफ हो सके कि बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कौन सा ऐसा वर्ग है जिसे निकाय चुनाव में आरक्षण की ज़रूरत है। जहाँ हमें पूरा भरोसा है कि न्याय संगत रिपोर्ट आएगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के छपरा में बुधवार को बदमाशों ने महाराष्ट्र से लौटे स्वर्ण कारोबारी से 16 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले का अब खुलासा कर दिया है। चांदी लूट कांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लूट के 38 किलो जेवरात भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी ऑटो से दरियापुर थाना क्षेत्र की मटिहान इलाके का जा रहा था। जैसे ही वे ऑटो सुनसान इलाके में पहुंचा तो बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया। इसके बाद पिस्तौल दिखा करके स्वर्ण व्यवसायी की बैग लूट करके फरार हो गए। जब बैग में करीब 16 लाख रुपए के जेवरात भरे थे। लूट की यह वह घटना सुनियोजित लग रही है। बदमाशों को पहले से ही बैग में जेवरात होने की सूचना थी। जब बैग में करीब 45 किलो चांदी थी। जब पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी ने दरियापुर थाने पहुंच करके मामले की शिकायत की। पुलिस ने अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 1 कट्टा, 2 कारतूस और 1 चाकू भी बरामद किया है। इस प्रकार सारण जिला पुलिस टीम द्वारा किया गया कार्रवाई सराहनीय है। दोस्तों बात करते हैं कि नालंदा दौरे के दौरान बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि कौन है पीकी, यानी कि कौन है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, वह पहले अपने बारे में सोचे। दरअसल प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर के कटाक्ष किया था। प्रशांत किशोर के इसी बयान पर पलटवार करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर कोई भविष्यवक्ता है क्या, जब पहले अपने बारे में उसे सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। मंत्री श्रवण कुमार आगे कहते हैं कि उनको तो जो हायर करेगा उनके तरफ उनको जाकर के प्रचार करते हैं। वे भविष्यवक्ता है नहीं कि किसी के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। बीजेपी से अलग होने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया, जिससे देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति पैदा हुई है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फलाफल निकलेगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिना नाम लिए एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री की पलटीमार छवि पर निशाना साधते हुए कहा है कि लगभग 5 दशक पहले की बात बताई है। जहां उन्होंने कहा है कि उस समय से ही एक समाजवादी नेता की ये आदत रही है कि जिनके साथ रह करके वे आगे बढ़ते हैं उन्हें ही काटना शुरू कर देते हैं। ये बात उस समय से चली आ रही है। दरअसल ट्विटर पर यह पोस्ट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीते 19 जून को किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 1967 से बिहार की
राजनीति में सदैव कुछ ऐसे महानुभाव रहे हैं जो उनके पास सट करके आगे बढ़ते हैं, उनको अगले दिन से ही काटना शुरू कर देता है। जो इनको भगाता है उसको अगले दिन से ही दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। उस समय नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, जिसके कारण किसी को संजय जायसवाल के पोस्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस पोस्ट के लगभग 1 माह बाद से ही बिहार में सरकार बदल गई और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बना लिया। मतलब यह है कि संजय जायसवाल को ये अंदेशा हो गया था कि नीतीश कुमार फिर से धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि गुजरात में इस साल की आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग गुजरात में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गुजरात में तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव प्रचार में जुट गई है। इस बीच बिहार की 2 क्षेत्रीय पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि वे भी गुजरात के सियासी रण में उतरेंगे। अब बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी मिलकर के गुजरात में हाथ आजमाएंगे ताकि बड़ा संदेश राष्ट्रीय स्तर पर दे सके। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान युवा मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास गुजरात में चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी ने बीते 16 अक्टूबर को कहा कि हमने गुजरात का दौरा किया है, वहां संगठन हमारा काम कर रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि यदि कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव में गठबंधन बना करके चुनाव लड़ती है तो हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस यदि ऑफर ठुकरा देती है तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर चिराग पासवान ने बीते 17 अक्टूबर को दिल्ली में बयान दिया था कि पार्टी ने गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम जल्द ही गुजरात में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवारों की सूची पर फैसला करेंगे। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने तो ऐलान कर दिया, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या आरजेडी और फिर जेडीयू गुजरात चुनाव लड़ेगी। जब इस बात को लेकर के हमने कई आरजेडी और जेडीयू के नेताओं से संपर्क किया तो फिर उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी पार्टी के अंदर गुजरात चुनाव लड़ने को लेकर के कोई भी बात नहीं की गई है, नहीं की जा रही है। रही बात जीतन राम मांझी की, तो फिर उनकी पार्टी बिहार के सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। चिराग पासवान तो फिलहाल ना तो एनडीए में है और ना ही महागठबंधन में है। फिर भी दोनों नेताओं ने बिहार से निकल करके गुजरात चुनाव लड़ने का दम दिखाया है। पर यह दम महागठबंधन में सबसे बड़ा दल आरजेडी और दूसरे नंबर पर जेडीयू क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं, ये सवाल है। दोस्तों, बात करेंगे कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि प्रशांत किशोर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ज्वाइन करना चाहते हैं और जीतन राम मांझी की सानिध्य में काम करना चाहते हैं। जहां जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दावा किया है कि प्रशांत किशोर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ज्वाइन करना चाहते हैं, जीतन राम मांझी के सानिध्य में काम करना चाहते हैं। दानिश रिजवान ने कहा है कि प्रशांत किशोर लगातार इस प्रयास में है कि वे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी ज्वाइन करें। वे हमारे नेताओं को फ़ोन करके कह रहे हैं कि हम जीतन राम मांझी के सानिध्य में काम करना चाहते हैं। दानिश रिजवान ने बताया है कि प्रशांत किशोर की सदस्यता पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी फैसला करेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।